हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी हम कोई पीसी बिल्ड करते हैं और पीसी बिल्ड करते टाइम क्या होता है कि हमें अपने प्रोसेसर के लिए जो कूलर चाहिए होता है, ताकि जो हमारे प्रोसेसर का टेम्परेचर है मेंटेन हो सके। मतलब हम हैवी गेम खेल रहे हैं या फिर मान लीजिए हैवी टास्क कर रहे हैं, ये रेंडरी कर रहे हैं और उसमें भी उसका टेम्परेचर है बिल्कुल कंट्रोल है, ताकि हमारा जो प्रोसेसर है बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो दोस्तों वहाँ पे जो हमारे कूलर होते हैं वो दो टाइप के कूलर होते हैं। एक हमारा जो कूलर होता है वो होता है एयर कूलर और दूसरा होता है लिक्विड कूलर। दोस्तों आपने देखा होगा कई जो हमारे प्रोसेसर होते हैं उनके साथ जो हमारा स्टॉक कूलर आता है, पर वो भी इतना बेहतर नहीं होता, चाहे वो एक कूलर हो। तो उसके लिए हमें जो मार्केट से एक बढ़िया एयर कूलर बाय करना होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा एयर कूलर होता है, जो लिक्विड कूलर होता है, इन दोनों में क्या खास चीजें होती है, मतलब कौन सा कूलर किस जगह पर बेस्ट होता है और इन दोनों में क्या कमियां होती है। तो ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा एयर कूलिंग सिस्टम होता है वह कैसे काम करता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे प्रोसेसर होते हैं, मान लीजिए कोई भी प्रोसेसर लीजिए, चाहे वो इंटेल का हो चाहे AMD का, कोई सा प्रोसेसर ले लीजिए, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रोसेसर होता है उसमें जो होती है हमारी एक चिप होती है, और चिप के ऊपर क्या होता है कि वहाँ सबसे पहले होता है हमारा जो एक मटीरियल होता है जिसे हम बोलते हैं थर्मल इंटरफेरेंस मटीरियल। तो दोस्तों उससे बात क्या होता है कि उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक जो वहाँ पे ऊपर मटीरियल होता है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड हीट सेपरेटर। मतलब उसमें क्या होता है कि पहले जो हमारी चिप पे जो टेम्परेचर होता है वो जो थर्मल मटीरियल होता है वो लेता है, फिर उससे बाद इंटीग्रेटेड हीट सेपरेटर पे पहुंचता है। फिर दोस्तों उससे बाद क्या होता है कि वहां पे मान लीजिए जैसे हमारा एयर कूलर हुआ, एयर कूलर में दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो उसके ऊपर फिन सिस्टम लगा होता है उसमें कई बार दोस्तों क्या होता है कि अकेला एल्यूमिनियम भी होता है, कई बार उसमें कॉम्बिनेशन होता है कॉपर और एल्यूमिनियम का, वहां पे मिक्सचर होता है। मतलब वहां पे जो आपकी बेस प्लेट होती है जो प्रोसेसर के ऊपर लगती है वो कॉपर की होती है, या जो आपकी पाइप्स होती है वो कॉपर की होती है, और जो फिन्स होती है वो आपने देखी होंगी हमेशा ज्यादातर वो जो होती है एल्यूमिनियम की होती है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि वहां पे जो हमारी एल्यूमिनियम सस्ती होती है और जो कॉपर काफी महंगी होती है, और कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों वहां पे क्या करते हैं कि वो इन दोनों का मटेरियल का इस्तेमाल करके उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन बना देते हैं, ताकि वो सस्ता भी रहे और वो जो हीट सेपरेटर भी अच्छे तरीके से कर पाए। तो दोस्तों वो क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा जो एयर कूलर मतलब एयर कूलर में जो हमारा सिस्टम होता है, मतलब जो बेस प्लेट होती है उस पर कॉपर लगी, मान लीजिए उससे बाद मान लीजिए कॉपर चाहे उसकी बेस प्लेट है या फिर मान लीजिए कॉपर बेस प्लेट और पाइप्स लगी है, तो उससे बाद दोस्तों क्या होता है कि वहां पे फिन्स लगी होती है। तो क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कॉपर पाइप के जरिए, मतलब जो कॉपर होती है वो जैसे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो वो जो है फिन्स पर जाती है। फिन्स से बाद दोस्तों क्या होता है कि वहां पे जब फैन होता है हमारा, जिसे हम एक्टिव सिस्टम बोलते हैं, उसमें दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो ठंडी जो हवा होती है वो जो हमारा फैन खींचता है और उससे बाद जो वो फिन्स में गुजारता है, ताकि उसका जो टेम्परेचर है बिल्कुल कंट्रोल हो सके। तो दोस्तों इस तरह हमारा जो वहां पे CPU का टेम्परेचर है मेंटेन रहता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा एयर कूलर की बात। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है जो हमारा एयर कूलर होता है, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है और इसका फायदा ये होता है कि हमारे जितने भी एयर कूलर होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं। मान लीजिए आप बढ़िया से बढ़िया जो एयर कूलर बाय करेंगे वो 8 से 10 या 12 या 13 या 15 तक मिल जाएगा आपको, मतलब जो बड़े से बड़े होगा, और वहां पे लिखा होता है कि वो जो है इतने TDP वाट तक आपके वहां पे टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए बी क्वाइट का ये जो है मतलब जो मॉडल नंबर है जिसका हम बोल सकते हैं डार्क रॉक प्रो 4, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि 250 वाट TDP तक है, मतलब जिसे हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर। यहाँ पे इतना मतलब होता है कि आपका थर्मल डिजाइन पावर का आप मतलब ये सिंपल ये समझ सकते हैं कि जब हमारे सारे जितने भी कोर्स होते हैं, मतलब या कहीं कि हमारा जो प्रोसेसर है जो बेस फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहा था वो कितनी हीट जनरेट कर रहा था लोड में, तो उसे हम TDP में मापते हैं। अगर मान लीजिए आप अभी भी लेटेस्ट जनरेशन के जो प्रोसेसर की बात करें, जैसे जो i9 में जो हमारा 10 900 के प्रोसेसर है, मतलब अनलॉक प्रोसेसर है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी जो TDP 125 वाट है। तो आप देखिए कि उसके बेस फ्रिक्वेंसी पर जब वर्क करता है 100 TDP वाट की जो हीट जनरेट करता है, तो यहाँ पे देखिए ये तो 250 वाट है, मतलब उसका टेम्परेचर कंट्रोल बड़े आराम से कर सकता है। ऐसे मान लीजिए इसमें दूसरा मॉडल ले लीजिए आप, जैसे बी क्वाइट का जो दूसरा मॉडल नंबर है डार्क रॉक 4, ये देखिए ये जो 200 वाट TDP तक है। तो ये भी देखिए ये जो 7 से 8000 के रेंज में आता है, तो ये भी काफी अच्छा जो हीट को डिसिपेट कर सकता है और हमारा CPU का टेम्परेचर है काफी मेंटेन हो सकता है। तो दोस्तों ये तो होगी हमारी बात की ये जितने भी हमारे एयर कूलर होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लिक्विड कूलर की बात। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसके अंदर मैं आपको साथ में खामियां भी बताऊंगा इसकी कि एयर कूलर की खामियां क्या होती है और टेम्परेचर कंट्रोल करने में ज्यादा सक्षम कौन सकता है। अब हम आते हैं कि लिक्विड कूलर के बारे में। लिक्विड कूलर दोस्तों कैसे काम करता है,
सेम उसमें वही चीज होती है कि उसमें जो हमारा कॉपर मटेरियल भी होता है, मतलब जो बेस प्लेट होती है उसमें दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो फिन्स भी होती है, साथ में क्या होता है कि उसमें हमारे जो फैंस का भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे हमारे एयर कूलर में होता है। और उसमें दोस्तों एक्स्ट्रा चीज क्या आती है, उसमें दोस्तों एक्स्ट्रा चीज आती है, वो आता है कि वहां पे लिक्विड कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है। और वो लिक्विड कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है वाटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब वहां पे देखिए आप, ये एक्स्ट्रा चीज आ गई जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे टेम्परेचर और जल्दी कूलेंट होता है, मतलब एयर कूलर के मुकाबले। क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो वाटर कूलर सिस्टम होते हैं, वैसे तो कस्टम वाटर कूलर सिस्टम भी होते हैं जिनमें दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मतलब वो कस्टम वाटर कॉम्प्लिकेटेड इतने होते हैं कि उसे आप खुद से जो नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो सही तरीके से ना लगा तो लीकेज की प्रॉब्लम होगी। लीकेज की प्रॉब्लम मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पे जानना जरूरी है कि वाटर कूलिंग सिस्टम कैसा होता है। जो वाटर कूलिंग सिस्टम दोस्तों होता है उसमें हमारी बहुत चीजें लगती है दोस्तों। उसमें क्या होता है कि हमारे वहाँ पे सबसे पहले होता है कि उसमें ट्यूबिंग होती है, उसमें वाटर ब्लॉक होता है, रेडिएटर होता है, उसमें फैंस होते हैं, उसमें रिजर्वेयर होता है, मतलब जहाँ पे हमारा जो कूलेंट इकट्ठा होता है, और उसमें पंप भी होता है। मतलब उसमें काफी चीजें होती है और वो आपको बिल्ड कराना पड़ता है, मतलब जिसे पूरी नॉलेज हो या कोई काम करता हो, आप खुद से नहीं कर सकते। इसकी जगह पर दोस्तों क्या होता है कि हम जो ऑल इन वन जिसे बोलते हैं, जो कंपनी के द्वारा पहले से बनी बनाई आती है, हम ज्यादातर वो इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि उसे हम अपने आप भी लगा सकते हैं। और उसमें दोस्तों क्या होता है कि वहां पे हमें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की लोड़ नहीं है कि हाँ हमें किसी से बिल्ड कराना पड़ेगा या कुछ, उसमें काफी ज्यादा सामान लगेगा। उसमें एक सिस्टम सारा कुछ एक में ही होता है उसमें। तो दोस्तों उसमें देखिए जैसे यहाँ पे देखिए कि हमारा जो उसमें जो हमारा वाटर ब्लॉक होता है दोस्तों, उस वाटर ब्लॉक में दोस्तों क्या होता है कि वहां पे हमारा जो पानी कलेक्ट होता है और उसके अंदर पंप होता है ताकि वो जो सर्कुलेट करता रहे पानी को। तो दोस्तों उसमें क्या होता है ऑल इन वन में कि वहां पे हमारा रेडिएटर होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है कि पहली जैसे मैंने आपको बता दिया प्रोसेसर की चिप के ऊपर जैसे थर्मल इंटरफेरेंस मटेरियल होता है, फिर जो इंटीग्रेटेड हीट सेपरेटर होता है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वहां पे जो हमारा वाटर ब्लॉक होता है उसमें कॉपर होता है। कॉपर से क्या करता है कि वहां पे वो जो उसकी जो टेम्परेचर होता है वो सोखता है, उसके बाद वो जो है वाटर सोखता है उसका टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है मतलब कूलेंट काफी जल्दी हो जाता है। तो वो दोस्तों क्या होता है कि वहां से जब पंप जो है हॉट वाटर उसे आगे धकेलता है, मतलब जो हमारा रेडिएटर होता है, रेडिएटर से बाद दोस्तों क्या होता है कि वहां पे हमारी फिन्स लगी होती है। फिन्स उस तरह लगी होती है, इसमें वाटर फ्लो वहां पे होता है मतलब पाइप में, और वो जो है फिन्स से अटैचमेंट होती है। फिर उससे जो एयर फ्लो करता है ताकि वहां पे टेम्परेचर ठंडा हो सके, मतलब जो वाटर का, फिर दोबारा वो सर्कुलेट होता है वहां से और फिर दोबारा वो वाटर ब्लॉक के अंदर आता है। तो ये सर्कल चलता रहता है ऐसे। उससे क्या होता है कि जिससे हमारा जो टेम्परेचर है बहुत जल्दी कोल्ड होता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एयर कूलर के मुकाबले जो हमारा लिक्विड कूलर होता है वो जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा मेंटेन करता है। पर दोस्तों वो टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा मेंटेन करता है, पर उसमें जो है उसका प्राइस देखिए आप, उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप कोई भी लिक्विड कूलर लेंगे जिसमें एक सिंगल फैन हो और रेडिएटर वाला हो और जो वाटर ब्लॉक वाला सिस्टम हो, मतलब जो लिक्विड कूलर होता है, तो वो आप देखिए कि वो 8,000 या उससे 10,000 या उससे जैसे मान लीजिए 2 फैन लगे हों, या रेडिएटर साइज होता है उसी तरह जितना बड़ा रेडिएटर साइज होता है चला जाएगा, या जितने बड़े फैन लगे होंगे और जितनी ज्यादा फैन की संख्या होती जाएगी तो वहां पे उसका प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। तो वहां पे आप 25,000 30,000 तक मतलब आप जो है लिक्विड कूलर दे सकते हैं, मतलब जो ऑल इन वन लिक्विड कूलर होता है। दोस्तों आप देखिए कि वहां पे इसका प्राइस बहुत ज्यादा आता है, मतलब ये कूलेंट तो बहुत ज्यादा करता है मतलब एयर कूलर के मुकाबले, तो वहां पे पर आप ये देखिए उसका प्राइस भी ज्यादा है। पर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि बी क्वाइट के मान लीजिए कोई और कंपनी के भी हैं जिनमें टीडीपी वाट मतलब दी हो, मतलब उनमें मेंशन की होती है कि ये इतने टीडीपी वाट के लिए है, तो आप समझिए कि वहां पे हमारा जो एयर कूलर बेस्ट रहता है। क्यों बेस्ट रहता है? क्योंकि प्राइस उसका कम है और वो भी टेम्परेचर उतना कंट्रोल कर रहा है, मतलब जितना हमारा लिक्विड कूलर कर रहा है। मतलब मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, 8,000 का यही सिस्टम है लिक्विड कूलर, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है और 8,000 का ये है जिसपे टीडीपी वाट लिखा हुआ, तो दोस्तों वहां पे क्या है, वहां पे आपका एयर कूलर बेस्ट रहेगा क्योंकि वो आपका ज्यादा एफिशिएंट उस तरीके से वर्क कर रहा है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि आपने तो बोला था कि जो हमारा लिक्विड कूलर ज्यादा बेहतर होता है, मतलब यानी कि वो ज्यादा टेम्परेचर कंट्रोल करता है, पर दोस्तों आप देखिए जो 8,000 में आपको सिस्टम मिल रहा है लिक्विड कूलर, उसमें आपको जो फिन्स होंगी, मतलब आप देखिए कि 8,000 में अगर आपको देखेंगे वहां पे आपको जो कॉपर मिल रहा होगा या कॉपर पाइप्स होती हैं उसमें अंदर जैसे 6 या 7 कॉपर पाइप्स होंगी और उसका जो डायमीटर भी काफी होगा, और उसमें मान लीजिए फिन्स लगे होंगे या ट्रिपल फैन भी लगे होंगे या डबल फैन लगे हो सकते हैं। तो वहां पे देखिए कि वहां पे आपके सिंगल फैन का आएगा या मान लीजिए डबल फैन का ले लीजिए, और यहाँ पे आपके मान लीजिए कूलिंग सिस्टम है वो मान लीजिए 12 टीटीपी वाट का, तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। पर मान लीजिए आप एक फैक्टर को मत देखिए अकेला कि वो जो है कूलेंट ज्यादा करता है, वो बाकी वो भी फैक्टर देखिए किस चीज के लिए अच्छा होता है। अगर आपके पास लो बजट है तो आप एयर कूलर बाय कीजिए, अगर आपके पास हाई बजट है तो लिक्विड कूलर बाय कीजिए। मैं आपको और बातें बताता हूँ कि हमारा मान लीजिए थोड़ा बहुत कम भी हीट मतलब मान लीजिए कंट्रोल करता है लिक्विड कूलर के मुकाबले सेम प्राइस में, तब भी आपको एयर कूलर क्यों बाय करना चाहिए, इसके पीछे कारण है। वो कारण मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात होगी प्राइस। अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो हमारा जो एयर कूलर बेहतर होता है, अगर जो कूलिंग के हिसाब से देखिए प्राइस को हटा दीजिए तो वहां पे हमारा लिक्विड कूलर बेस्ट होता है। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि अगला हमारा फैक्टर
क्या आता है प्राइस के बाद। तो दोस्तों प्राइस के बाद जो हमारा अगला फैक्टर होता है इंस्टॉलेशन। दोस्तों वहां पे क्या होता है कि इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि आप यहाँ पे एयर कूलर जब इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे क्या होता है आपके बस 4 स्क्रू होते हैं और वहां पे लिखा होता है कि ये जो सॉकेट है कौन कौन सी सपोर्ट करता है, चाहे AMD की है चाहे फिर मान लीजिए इंटेल की है, उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि ये जो है ये जो सॉकेट सपोर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वहां पे बस आपको 4 स्क्रू लगाने होते हैं और आपका वहां पे इजी टू इंस्टॉल होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो इजी टू इंस्टॉल होता है, पर दोस्तों वहां पे देखिए कि उसकी जो फिन्स होती है मतलब जो हीट पाइप होती है उसमें फिन्स लगी होती है उसका साइज बहुत ज्यादा होता है। तो आप दोस्तों वहां पे देखिए कि आपका कैबिनेट की विड्थ इतनी होनी चाहिए जैसे आप वो लगा रहे हैं, तो वहां पे आपके वो इंस्टॉलेशन हो सकते हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए आपके कैबिनेट का साइज कम हुआ तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए वहां पे CP कूलर आपने लगा दिया जो एयर कूलर होता है, और जब आप कैबिनेट की साइड बंद करेंगे तो बंद ही नहीं होगा क्योंकि वो शायद अट जाए। तो आपको एक पूरा चेक लेना है कि उसकी हाइट जो है वो कितनी है और आपके वहां पे प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो सकती है कि नहीं। यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन करना तो आसान है, पर दोस्तों वहां पे दिक्कत ये आती है कि आप देखिए जब एयर कूलर हमारा जब लगता है तो वहां पे देखिए वो रैम की जगह भी घेरता है, मतलब रैम का एरिया भी थोड़ा बहुत ले लेता है। उसके ऊपर हमारा जो फैन लगता है रैम के ऊपर, या फिर मान लीजिए वो कैबिनेट में जहाँ पे VRAM लगी होती है हमारी जो मदरबोर्ड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसका टेम्परेचर कंट्रोल भी करना सही रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी लेटेस्ट मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर भी फैन सिस्टम दिया होता है, मतलब हीट सिंक के साथ या फिर अकेली हीट सिंक होती है तो उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल रहना चाहिए। तो दोस्तों वहां पे क्या होता है कि वो उसका एरिया घेरेगा। मान लीजिए आपने इंटेक में फैन लगाए हुए हैं और वहां पे जो टेम्परेचर मतलब सही रहे कैबिनेट का, वो वहां पे उसमें अवरोध पैदा करेगा क्योंकि आपका एयर फ्लो बेहतर नहीं होगा क्योंकि वहां पे जो रुकावट में आ गया। मान लीजिए CPU के ऊपर का तो टेम्परेचर वहां पे सही रहेगा क्योंकि वो जो एयर सक कर रहा है वहां से थ्रो आउट कर देगा। मान लीजिए जहां पे आपके CPU के ऊपर जो पाइप्स लगी है और वहां से वो अवरोध पैदा करेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी रैम का टेम्परेचर या मदरबोर्ड का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पर इतना ज्यादा भी नहीं। पर वहां पे ये दिक्कत आएगी, मतलब वहां पे आप रैम को निकालेंगे तो वहां पे आपका मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर छोटा होगा, कैबिनेट छोटी होगी, तो आपको दिक्कत आएगी वहां पे मतलब इंस्टॉल करने में, क्योंकि वहां पे उसका जो आपका एयर कूलर है उसका साइज बड़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बस यही है कि वो जो है मतलब इंस्टॉल करना आसान है, पर वो बस स्पेस वहां पे CPU के ऊपर ही काफी जगह घेर लेता है जो देखने में अच्छा लगता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं लिक्विड कूलर के बारे में। यहाँ पे लिक्विड कूलर में दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो CPU कूलर के ऊपर जो वाटर ब्लॉक लगता है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब वो देखने में वहां पे खाली खाली स्पेस लगता है बिल्कुल रैम के पास, और जो बाकी जगह पे आपका बहुत खाली स्पेस रहता है। पर दोस्तों वहां पे मान लीजिए खाली तो रहता है वो मतलब बिल्कुल, पर आप ये देखिए उसे इंस्टॉलेशन करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि वहां पे आपको सबसे पहले वाटर ब्लॉक लगाना होता है प्रोसेसर के ऊपर, और वहां पे मान लीजिए वाटर ब्लॉक की भी आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन देखनी होती है ताकि उसका पंप जो है पूरे प्रॉपर तरीके से काम करे। ये नहीं है कि आपने उल्टा पाइप लगा दिया, कुछ उसकी ओरिएंटेशन गलत तरीके से कर दी ताकि उसमें जो फ्लो है वाटर का अच्छे तरीके से ना हो सके। तो जब आपको नॉलेज होगी तभी आप वो प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो वाटर ब्लॉक है किस ओरिएंटेशन में होना चाहिए ताकि हमारा जो पंप जो चले, जो वाटर अच्छे तरीके से ले सके। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वहां पे आपका रेडिएटर होता है, रेडिएटर भी आपका दोस्तों इसी तरह होता है कि वहां पे भी आपका पूरा प्रॉपर साइज देखना पड़ता है आपके कैबिनेट के विद का कि वहां पे हमारा जो इतने बड़े साइज का जो रेडिएटर लग जाएगा कि नहीं। और दोस्तों आपको पहले वहां पे अपना जो वाटर ब्लॉक लगाना पड़ेगा, फिर आपको रेडिएटर भी देखना होता है, आपको जो कैबिनेट की साइड में लगाना है या ऊपर की साइड लगाना है वो आपको पूरा प्रॉपर देखना पड़ता है, और उसकी ओरिएंटेशन भी देखनी पड़ती है। रेडिएटर की जो इनलेट आउटलेट पाइप होते हैं वो भी देखने पड़ते हैं, उनके ओरिएंटेशन प्रॉपर तरीके से हो। मतलब ये हुआ कि हमारा जो एयर कूलर होता है वो इंस्टॉल करना आसान होता है, और जो हमारा लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है वो इंस्टॉलेशन करना इतना आसान नहीं होता। उसमें आपको ये प्रॉपर देखना पड़ता है, उसकी ओरिएंटेशन देखनी पड़ती है, जो आपका वाटर ब्लॉक होता है और जो आपका रेडिएटर होता है, और साथ में रेडिएटर भी आपको प्रॉपर तरीके से देखना पड़ता है आपको किस जगह पे लगाना है, ये चीज होती है। बस वहां पे दोस्तों जो हमारा लिक्विड कूलर होता है उसका ये फायदा होता है कि वहां पे उसमें स्पेसिंग जो होती है हमारे CPU के आसपास वो बहुत ही खाली खाली लगता है, तो ये बस उसमें एक अच्छी चीज लगती है। पर आपको मैंने जब बता दिया कि वो जो है इंस्टॉलेशन करना इतना आसान नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो अगला फैक्टर होता है वो साइज, मतलब साइज भी आपको देखना होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो एयर कूलर होता है मतलब जो हमारा होता है वो CPU के ऊपर ही काफी बड़ा साइज होता है, मतलब आपको ये देखना पड़ता है। और साथ में वहां पे भी आपको जो लिक्विड कूलर के लिए देखना पड़ता है कि हमारा जो रेडिएटर है उसका साइज काफी बड़ा है, और उसके लिए वहां पे वो इंस्टॉलेशन हो सकते हैं, मतलब आपका कैबिनेट की जो विड्थ इतनी प्रॉपर है कि नहीं है कि वो जो हमारा रेडिएटर जो है आपका वहां पे इंस्टॉलेशन हो सकता ही नहीं। अगर मान लीजिए आप विथ में लगाते हैं उसे तो वहां पे उसकी जो विथ है कि नहीं इतनी प्रॉपर देगी कि आपका रेडिएटर लग सके, तो दोस्तों ये भी आपको देखना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारी अगली होती है वो होती है लीकेज प्रॉब्लम। जितने भी हमारे लिक्विड कूलर होते हैं उनमें जो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि वहां पे जो लीकेज की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको मैं जैसे मैंने बता दिया कि उसके अंदर जो वाटर होता है मतलब लिक्विड के तौर में मतलब कूलेंट के तौर में, तो वहां पे मान लीजिए अगर आपकी पाइप कट गई या फट गई तो फिर दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए वहां पे वो किसी और चीज पे वाटर गिरना शुरू हो गया या फिर मान लीजिए किसी और जगह पे, तो वहां पे वो जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उससे आपके जो बाकी पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं। मान लीजिए आपका ग्राफिक्स कार्ड नीचे ऐसे लगा हुआ है तो वहां पे उसके ऊपर गिरेगा तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपका ग्राफिक्स कार्ड खराब हो सकता है, या फिर बाकी मदरबोर्ड पे भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आपको वहां पे प्रॉपर टाइम से चेक करना पड़ता है कि मेरा लीकेज तो नहीं
नहीं कर रहा, मतलब वहां पे उसकी मेंटेनेंस जरूरी है और आपको चेक भी करना पड़ता है कि यहाँ पे लीकेज तो नहीं कर रहा। पर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो एयर कूलर था उसकी कोई टेंशन नहीं होती, वहां पे से एक बार लगा दिया तो बस उसके बाद हमें इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ वहां पे देखने की क्या जरूरत पड़ती है कि हमारा जो सिर्फ वहां पे जो फैन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वहां पे मान लीजिए फैन रुक गया तो वो जो है कूल एयर नहीं लेगा और वो जो है वहां पे जो फिन्स से हीट ट्रांसफर नहीं होगी, तो वो बस देखना पड़ता है। पर यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ता है लिक्विड कूलर में, एक तो वाटर लीकेज ना हो, दूसरा आपका फैन जो है प्रॉपर तरीके से ओरिएंटेशन कर रहे हैं कि नहीं। वैसे तो आजकल जो है ट्रांसपेरेंट हम जो कैबिनेट का इस्तेमाल करते हैं उसमें दिख जाता है कि हमारा जो फैन मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। और तीसरा आपको देखना पड़ता है कि हमारा जो वाटर ब्लॉक के अंदर जो पंप लगा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा, मान लीजिए वो खराब हो गया और वहां पे जो वाटर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो आपका जो प्रोसेसर का टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। मतलब वहां पे आप देखिए कि वो जो है मतलब आप देखेंगे कि वहां पे उसका प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होगा और वो बार बार शट डाउन भी हो सकता है कहीं केसेस में। वो तो वहां पे देखना पड़ता है कि उसका वाटर जो पंप है वो पूरे प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं। मतलब वहां पे आपको तीन चीजें बहुत ज्यादा देखनी पड़ती है, मेंटेनेंस जो ज्यादा करनी पड़ती है वहां पे। मतलब आपको जो देखना पड़ता है एयर कूलर, मतलब वहां पे देखना पड़ता है आपको फैन, वहां पे आपको देखना पड़ता है कि हमारा जो पंप है उसके अंदर प्रॉपर तरीके चल रहा है कि नहीं और उसमें लीकेज तो नहीं हो रही, ये आपको देखना पड़ता है। पर वहां पे सिर्फ आपको एयर कूलर में सिर्फ फैन देखना पड़ता है, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है इतनी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। उसके बाद दोस्तों हो गया कि अगली हमारे जो मतलब मान लीजिए हमने किसी बार सफाई करनी है, क्योंकि हमारे जो जब एयर चलती रहेगी तो हमारे फिन्स पे धूल मिट्टी जम जाएगी, तो वहां पे इसकी सफाई करनी जो हमारी एयर कूलर की होती है आसान। आप उसमें पंप मारिए, कुछ ब्रश कीजिए तो वहां पे बस आपका वो साफ हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा, मतलब वहां पे उसकी सफाई करनी आसान है। पर यहाँ पे दोस्तों लिक्विड कूलर में क्या होता है कि वहां पे आपको सफाई करनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप उसका रेडिएटर खोलेंगे, रेडिएटर खोलने के बाद उसकी सफाई करेंगे, पूरी फैन की सफाई करेंगे, मतलब काफी दिक्कत होती है वहां पे। तो फिर दोबारा आपको जोड़ना पड़ेगा, दो जगह कनेक्शन लगाने पड़ेंगे, प्रोसेसर का, रेडिएटर का जो हमारे कैबिनेट पे लगाना पड़ता है उसके कनेक्शन करने पड़ेंगे, मतलब लगाना पड़ेगा। तो ये उसमें दिक्कत होती है। तो ये दोस्तों ये चीज होती है। तो दोस्तों उससे बाद अगली जो चीज आती है इनमें कहीं में दोस्तों ये देखा होगा कि सबसे ज्यादा इनमें नॉइज कौन सा कम करता है। तो नॉइज दोस्तों यहाँ पे जो वैसे कहते हैं कि सभी ज्यादातर लिक्विड जो हमारा कूलर होता है वो ज्यादातर नॉइज कम करता है। मान लीजिए सेम इसमें एक फैन लगा हुआ है, यहाँ पे भी सेम एक फैन लगा हुआ है, पर वहां पे मैं सिर्फ ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नहीं कि उसमें दो फैन लगे हुए हैं और यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है, उसकी कंपैरिजन नहीं। एक फैन इसमें लगा हुआ है और एक ही फैन इसमें लगा हुआ, मतलब जो हमारा सिस्टम है, मान लीजिए एयर कूलर है, इसमें भी एक फैन लगा हुआ है, लिक्विड कूलर वाला जो सिस्टम है उसमें भी एक फैन, मतलब छोटे रेडिएटर साइज वाला है। तो वहां पे दोस्तों क्या होगा कि हमारा जो ये वाला होगा, ये वाला जो ज्यादातर होगा एयर कूलर, ये ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा और ये जो है मतलब कम नॉइज प्रोड्यूस करेगा। या फिर आप ये दे सकते हैं कि उसके अंदर जो नॉइज जो प्रोड्यूस करने वाली बात होती है वो ज्यादातर होती है कि वहां पे मान लीजिए कि आपका जो एयर कूलर या चाहे लिक्विड कूलर हुआ, उसके अंदर जो फैन कौन सा लगा हुआ है, उसका फैन साइज कितना बड़ा है और वो कितने आरपीएम पर घूम रहा है, या फिर उसके जो फैन स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि ये जो है कितने नॉइज प्रोड्यूस करता है, मतलब डेसिबल्स में। तो वहां पे जो लिखा होता है जिसकी डेसिबल कम हुई वो उतनी ज्यादा नॉइज कम प्रोड्यूस करेगा। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पे जो कोई फैन है जो मान लीजिए 1500 आरपीएम पे घूमता है और यहाँ पे भी 1500 आरपीएम पे घूमता है, तो मान लीजिए इसकी डीबी है जो 21 है फुल आरपीएम पे और यहाँ पे जो इसकी डीबी है वो 44 डीबी है। तो दोस्तों ये जो हमारा फैन है मान लीजिए ज्यादा नॉइज करेगा जब ये फुल स्पीड पर घूमेगा और ये कम करेगा क्योंकि इसकी डीबी कम है। पर दोस्तों अगर मैं कहूँ कि सेम टेम्परेचर कंट्रोल करने की बात आई और वो जो है मतलब यानी कि ज्यादा टेम्परेचर कंट्रोल जो कर सकता है लिक्विड कर सकता है, जैसे मैंने बताया आपको, पर उसका थोड़ा बहुत प्राइस ज्यादा हो सकता है। तो उस हिसाब से वहां पे देखिए कि मान लीजिए आरपीएम सेम है, मतलब सब कुछ सेम है, फैन साइज भी सेम है, पर वहां पे लिक्विड कूलर में यहाँ पे ये जो है उसमें एयर कूलर में लगा, पर उसकी डेसिबल जो है थोड़ी बहुत ही कम है, मतलब इसकी थोड़ी ज्यादा है, तब भी हमारा ये जो है कम नॉइज करेगा क्योंकि मैंने बता दिया कि उसमें जो पंप लगा होता है, मतलब जब वाटर कूलिंग सिस्टम चलेगा या कहीं कि उसमें जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम चलता है तब उसकी वजह से हीट इतनी जनरेट नहीं होगी जिससे उससे मान लीजिए ये जो 100 पे चल रहा होगा आरपीएम पे, तो ये जो है 80 या 90% पे वर्किंग कर रहा होगा क्योंकि ये जो कूलिंग सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट तरीके से करता है। तो वहां पे उसके रोटेशन कम होंगे जिसकी वजह से वो साउंड जो नॉइज है कम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि मैंने तो बताया कि 100 पे इतने मान लीजिए वो कर रही है। तो जब भी दोस्तों आप मान लीजिए एयर कूलर बाय करते हैं या फिर मान लीजिए लिक्विड कूलर बाय करते हैं तो वहां पे आपको नॉइज का तब पता चलता है, उसमें लिखा होता है कि इसमें जो है मान लीजिए मैं कोई सिस्टम लेता हूँ वाटर लिक्विड कूलर सिस्टम है, जैसे अपनी स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे देखिए मान लीजिए MLX D24M A20 PCRC1 है, मतलब ये जो है और ये 14,000 का, इसमें दो फैन है और यहाँ पे देखिए कि इसमें जो फैन लगे हैं वो लिखे हैं ड्यूल MF120R ARGB फैन है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी देखेंगे कि यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए इनमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो इसकी स्पीड है मतलब फैन की 650 से 2000 आरपीएम है और उसका PWM है, मतलब यानी कि मतलब पल्स विद मॉड्यूलेशन बोलते हैं हम उसे, और उसमें 10 प्लस माइनस 10% है, मतलब कम भी हो सकती है ज्यादा भी। और यहाँ पे देखिए एयर फ्लो इतना दिया हुआ है और उससे बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉइज 6 से 30 dB है। तो आप देखिए यहाँ पे जरूर लिखा होगा, मतलब चाहे मान लीजिए आप
आपका कोई एयर कूलर है और चाहे मान लीजिए लिक्विड कूलर है, वहां पे फैन का लिखा होगा कि इसमें कौन सा फैन है। जैसे बी क्वाइट में अगर जो हम देखें जो हमारी एयर कूलर वाली है उसके अंदर हमारे जो साइलेंट विंग्स है, मतलब फैन दिया हुआ, मतलब वहां पे साइलेंट विंग लगा हुआ, तो आप इसके स्पेस में देखेंगे तो वहां पे उसकी पूरी डिटेल दी होगी। तो आपको ऐसे पूरी डिटेल चेक करनी है कौन सा फैन जो है ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है। पर दोस्तों आप ये भी वहां पे देख लीजिए फैन की नॉइज के साथ ये भी आपको जरूर देखना है कि वहां पे उसका CFM कितना है, मतलब क्यूबिक फीट पर मिनट, मतलब वो जो है एयर फ्लो कितनी कर रहा है। जितना ज्यादा किसी का CFM होगा वो ज्यादा उतनी ज्यादा एयर फ्लो कर सकता है। चाहे मान लीजिए उसकी सेम RPM है, उसकी भी दूसरे की सेम RPM है, पर मान लीजिए उसका CFM ज्यादा है, मान लीजिए एयर कूलर का हुआ या लिक्विड कूलर का, तो वो जो है उतनी ज्यादा एयर फ्लो करने में सक्षम है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी एयर फ्लो प्रॉपर तरीके से होगी, मतलब सेम फैन का साइज और सेम RPM हो, पर उसकी CFM बनतर के हिसाब से, यानी कि फैन के जो विंग्स होते हैं उनके हिसाब से अगर जो उनकी एयर फ्लो ज्यादा है तो वो आपका ज्यादा कूलन कर सकता है वहां पे। तो ये भी आपको चीज ध्यान में देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉइज जो होती है वो डिपेंड करती है कि उसमें जो फैन लगा हुआ है उसकी जो डीबी कितनी है। तो ये आपको वहां पे इसकी स्पेक से पता चल जाएगा, मतलब जिसकी ज्यादा जितनी डीबी हुई उतना ज्यादा वो फैन नॉइज करेगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें एक फैन लगा हुआ है, मान लीजिए एयर कूलर में यहाँ पे 2 फैन लगे हुए हैं, मतलब जो हमारे इसमें, और उसकी मैंने जैसे बता दी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें 2 फैन है, मतलब जो उसका मॉडल नंबर में जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें ड्यूल MF 120 RARGB फैन लगे हुए हैं। तो वहां पे अगर मान लीजिए दोनों फैन चलेंगे तो उसकी नॉइज हुई, चाहे वो स्लो स्पीड पे चल रहे हो उस पर लिखा होता है कितने इतनी परसेंटेज पे इतनी नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। तो वहां पे मान लीजिए उतनी वो नॉइज प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए फुल स्पीड पे तो वो 30 करेंगे, और मान लीजिए उससे कम हुए तो उससे कम नॉइज प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा RPM पे वो रोटेशन करेंगे उतनी ज्यादा वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो मान लीजिए वहां पे 2 फैन की अपनी जो नॉइज होगी, और साथ में जो हमारा पंप भी होता है, आप दोस्तों वहां पे देखिए जो पंप की भी नॉइज होती है वहां पे उसके लिखा होगा कि यहाँ पे पंप की जो नॉइज है इतनी डेसिबल्स की है, तो आपको वो भी देख लेनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नॉइज लेवल दी है लेस देन 15 dBA दी है, मतलब वहाँ पे पंप की नॉइज दी हुई है। तो वो क्योंकि वाटर सर्कुलेट होता है उसकी भी साउंड आएगी थोड़ी बहुत ही, तो वो भी नॉइज के रूप में काउंट होती है। तो दोस्तों पर टेम्परेचर कंट्रोल करने की बात है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है, यहाँ पे 2 फैन लगे हुए हैं, और जब वो मतलब फुल स्पीड पे घूमेगा तो वो ज्यादा ऑब्वियसली नॉइज प्रोड्यूस करेगा। पर मान लीजिए 40% पे चल रहे हैं दोनों के दोनों, और उसकी नॉइज तब भी कम होगी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब ये होता है कि अगर आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि वहाँ पे मेंटेनेंस की टेंशन लेनी, लीकेज की टेंशन लेनी, या फिर मान लीजिए इजी टू इंस्टॉल चाहिए, या फिर मान लीजिए आपको प्राइस का देखना है, तो आपको एयर कूलर बाय करना चाहिए। और वो आपको ये देख के बाय करना चाहिए कि वहाँ पे TDP उसकी कितनी है, वो मैक्सिमम कितना सपोर्ट करता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि i9 का जो मान लीजिए 10th जनरेशन का 900K है, वहाँ पे उसकी 125 वाट की मतलब TDP है। पर ये जो है जैसे मान लीजिए बी क्वाइट या मान लीजिए इनमें जो 2 मॉडल है वो 200-250 वाट तक TDP कंट्रोल कर सकती है। तो आप देखिए यहाँ पे अनलॉक प्रोसेसर भी लगाएंगे तब भी वो चलेगा। जैसे हमारा जो K होता है अनलॉक प्रोसेसर होता है, तो आप बड़े आराम से वहाँ पे एयर कूलर बाय कर सकते हैं, मतलब कम प्राइस में आपको बढ़िया वहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों मैं बात बताता हूँ कि नॉइज से अलावा और क्या चीज होती है। नॉइज से अलावा होती है कि मतलब आपका लुक वाइज आप देखेंगे कि जितने भी हमारे मतलब जो एयर कूलर होते हैं उनमें क्या होता है कि आप मान लीजिए वहाँ पे एयर कूलर जब लगाते हैं तो वहाँ पे ज्यादातर क्या होता है कि वहाँ पे एक कलर होता है, मतलब रेड कलर मान लीजिए RGB होगा वहाँ पे कलर, मतलब फैंस में होगा, या फिर मान लीजिए थोड़ा बहुत लोगो भी हो सकता है, मतलब या आपके डिजाइन बना हो सकता है, मतलब जो आपके फिन्स होती है उसके ऊपर, मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत डिजाइन होगा। पर वहाँ पे मान लीजिए वो ज्यादा बड़ा बड़ा सा लगता है, मतलब सारा कुछ, और उसमें इतना डिजाइन नहीं होता, सिर्फ फैन में RGB होगा। पर दोस्तों यहाँ पे वाटर कूलर सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा वाटर ब्लॉक होता है उसमें डिजाइन भी बनते हैं और खाली खाली भी लगता है, और साथ में दोस्तों वो लुक में भी अच्छा लगता है। उसका रेडिएटर साइड में रख जाता है, और मान लीजिए कि जो हमारा रेडिएटर है उसमें भी RGB फैन होते हैं, मतलब हमारे जो लिक्विड कूलर होते हैं इसमें RGB फैन होते हैं, यहाँ पे भी वैसे RGB फैन होते हैं। पर दोस्तों उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो वहाँ हमारा वाटर ब्लॉक होता है उसमें आपने देखा होगा वहाँ पे डिजाइन बना होता है, उसमें आप कलर चेंजिंग कर सकते हैं, मतलब कंट्रोलर के थ्रू, या फिर मान लीजिए कहीं जो ऐसे वाटर ब्लॉक आते हैं जिनमें आपको स्क्रीन मिलती है, जिनमें आप पिक्चर लगा सकते हैं, मतलब कस्टम जो वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। पर वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। दोस्तों हम फाइनल कंक्लूजन लेते हैं, मेरे हिसाब से एयर कूलर उस जगह के लिए बेस्ट होता है जहाँ पे हमारी प्राइस की बात होती है। प्राइस की एक बात आ गई, उससे बात दोस्तों की इजी ऑफ इंस्टॉलेशन, और तीसरी बात आ गई कि वहाँ पे उसकी जो मतलब आपको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, आपको ये नहीं देखना पड़ता वो लीकेज कर रहा है कि नहीं, या फिर उसका पंप वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें पंप ही नहीं होता। क्योंकि आप वहाँ पे फैन भी देखेंगे, वो फैन आपको जैसे हमारी जो ट्रांसपेरेंट कैबिनेट होती है इसमें दिख जाएगा कि इसका फैन मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। पर दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप हर टाइम हैवी गेम्स खेलते हैं, मान लीजिए बहुत ज्यादा हैवी गेम्स खेलते हैं, रेंडरिंग करते हैं, या फिर मान लीजिए सॉफ्टवेयर चलाते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है बहुत ज्यादा लोड में रहता है हर टाइम पे, चाहे वो हाई प्रोसेसर वाला हो, मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप दिन में कम से कम 10 या 12 घंटे आपका जो प्रोसेसर है लोड में रहता है, तो मैं वहां पे रिकमेंडेड करूंगा कि आप लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगाइए। क्योंकि मान लीजिए आप हैवी गेम्स या कुछ मान लीजिए कि आप हैवी काम कर रहे हैं, हैवी रेंडरिंग का काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको लिक्विड कूलर ही लगाना पड़ेगा। पर ये बात नहीं है कि मान लीजिए हमारा इतने आवर्स में ही मान लीजिए 10 से 12
आवर्स आप मान लीजिए प्रोसेसर पे लोड पा रहे हैं और वहाँ पे आपका एयर कूलर बेस्ट नहीं रहेगा। एयर कूलर भी बेस्ट होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये जो कूलर है 200-250 वाट तक, ऐसे कहीं और ज़्यादा होती हैं थोड़े महंगे, वो ज़्यादा TDP वाट तक भी आपका टेम्परेचर कंट्रोल करने में सक्षम है। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आप उसका लगा सकते हैं। और यहाँ पे लिक्विड कूलर उसी के मुकाबले आप लेंगे तो वो आपके महंगे पड़ेंगे, और वहाँ पे आपको ये भी टेंशन रहेगी कि आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, मतलब आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि वहाँ पे लीकेज तो नहीं कर रहा हमारा, मतलब यानी कि आपको मेंटेनेंस देखनी पड़ेगी उसकी। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल आता होगा, क्या हम जो ओवरक्लॉक प्रोसेसर होते हैं उनके ऊपर एयर कूलर लगा सकते हैं अगर हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हमारे पास कोई मान लीजिए i3 का ही या फिर मान लीजिए i5 या i7 का मान लीजिए कोई अनलॉक प्रोसेसर है, क्या हम उसके ऊपर हम एयर कूलर लगा सकते हैं? हमारे पास इतना बजट नहीं है तो लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि हमारे जो कहीं जो होते हैं 200-250 या मान लीजिए TDP वाट जिस पे लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे बड़े आराम पे लगा सकते हैं, वो कंट्रोलिंग करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोड डालेंगे तब भी वो करेगा। और दोस्तों मान लीजिए आपका पहले ही वार्म एरिया, मतलब आउटसाइड मान लीजिए आप गर्मी वाले इलाके में रहते हैं जहाँ पे वार्म एरिया है, तो मान लीजिए जब वो आपकी वहाँ पे वो कूलेंट लेगा, मतलब यानी कि जो एयर सक करेगा, मतलब कूल एयर, वो आपकी पहले वार्म होगी तो वो फिन्स के जरिए कैसे टेम्परेचर इतना कंट्रोल कर देगा, ये भी आपको ध्यान में देना है। तो वो वहाँ पे इतना सफिशिएंट नहीं माना जाता। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं कि पहले जैसे मेरे पास जो स्टोक कूलर था, मतलब इंटेल की तरफ से आया था, तो वो जो इतना टेम्परेचर कंट्रोल करके नहीं रख सकता था। मतलब अगर मैं उसे गर्मी में चलाता था तो मेरे CPU का टेम्परेचर है, मतलब जब मैं नॉर्मल वर्क करता था, थोड़ा बहुत हैवी काम करता था, तो मेरे वहाँ पे CPU का टेम्परेचर होता था जो मतलब 45 या 50 या 55 तक चला जाता था। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने क्या किया कि वहाँ पे मैंने जो एयर कूलर दूसरा लगाया, मतलब बढ़िया कूलर लगाया। उससे बाद दोस्तों क्या हुआ कि मेरे वहाँ पे वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, वो मेरे अप्रोक्सीमेटली में 2 या 2,500 के करीब था, और वो मैंने लगाया। उससे बाद दोस्तों मेरा CPU का टेम्परेचर है, मतलब जो गर्मियों में भी जाता रहा, मतलब अगर मैं हैवी काम भी करूँ अपने प्रोसेसर पे तब भी 45 या 50 तक जाएगा, मतलब हैवी काम करने पर। अगर मान लीजिए मैं नॉर्मल वर्क कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा 25 से 30 डिग्री तक उसका टेम्परेचर रहता है। तो आप देखिए मेरा वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन कितना रहता है। ये बात नहीं है कि हमारे जो एयर कूलर है वो जो है टेम्परेचर इतने ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब मेंटेन वो भी बहुत सही करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि जो हमारे एयर कूलर होते हैं, जो लिक्विड कूलर होते हैं, इन दोनों में क्या खास बातें होती हैं और इन दोनों में क्या कमियां होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।